नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस चैनल के माध्यम से सीटेट के सेकंड पेपर एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और यह इस श्रृंखला में क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है राज्य, राजा और एक गणराज्य। इस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 4 अध्याय के वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय है उस अध्याय की शुरुआत किसी न किसी विद्यार्थी के माध्यम से की जाती है। और वैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर की जो विषय वस्तु है उसमें हम आज महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बारे में। और जो आप सभी जानते हैं कि जो भारत में महाजनपद काल है, जो 16 महाजनपद हुए थे वो कब हुए थे? आज से 2600 साल पहले भारत में 16 महाजनपद हुए थे। और उनमें से जो सबसे प्रमुख महाजनपद हुआ वो कौन सा था? मगध। इस वीडियो में हम मगध के बारे में भी जानेंगे और एक गणराज्य भी था जिसका नाम था वज्जी। इन दो के बारे में विस्तार से बात करेंगे और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस अध्याय की शुरुआत होती है चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नानी नाना वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नानाजी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भारत है, भारत एक क्या है? एक गणतांत्रिक देश है। लेकिन जो हमारा देश है यह हमेशा से गणतांत्रिक देश नहीं रहा है। यहाँ पर जो शासकों का पुराने समय पर चुनाव नहीं किया जाता था, लेकिन हमें जब भी एक गणराज्य के क्या साक्ष्य मिलते हैं और वो किस गणराज्य की बात करेंगे हम? वज्जी की। और आपको ध्यान रखना है कि जो वज्जी गणराज्य है ये कहां पर स्थित था? ये आज का जो वर्तमान बिहार है ये उस क्षेत्र में स्थित था। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, एनसीईआरटी में जितनी मैन हेडिंग है वो मैन हेडिंग से भी आपको ध्यान रखना है, वहां से परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर मैन हेडिंग है कुछ लोग शासक कैसे बने। अब हम जानेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने। पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भारत में जो गणतांत्रिक व्यवस्था है इसकी स्थापना कब हुई? हमारा देश कब आजाद हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और जो हमारा संविधान है, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और जो भारत में पहले आम चुनाव हुए थे, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में पहले भारत में आम चुनाव हुए थे। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे कैसे बनते थे? करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछ जाएगा कि आज से करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब ये कौन से बड़े बड़े यज्ञ थे इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि जो अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण, ये विचरण का मतलब क्या होता है? घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अब देखिए, जो अश्वमेध यज्ञ है इसमें क्या होता था? जो अश्वमेध यज्ञ है, जो जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वह एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ देता था। और वह घोड़ा जिन क्षेत्रों में जाता था वो क्षेत्र उस राजा के अधीन मान लिए जाते थे। यदि उस घोड़े को कोई दूसरा राजा रोकता है तो यह माना जाता था कि वह राजा, जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है, उसके साथ युद्ध करेगा। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो ये पूछा जा सकता है, वैसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर
बिठाया जाता था, ये पूछा जा सकता है कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था उसे कहाँ बिठाया जाता था, तो उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर भी वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व अथवा वैश्य, इनका मतलब क्या होता है, सामान्य लोग। विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो अश्वमेध यज्ञ था, क्या अश्वमेध यज्ञ में शूद्रों को उपस्थित होने की अनुमति थी? तो ये माना जाएगा कि उन्हें इस प्रकार के जो अश्वमेध यज्ञ थे उनमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स है वो काफी महत्वपूर्ण है, और ये जो बॉक्स है इसका शीर्षक क्या है, वर्ण। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। आप सभी जानते हैं क्या है, ये वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, और इनका जो क्रम है वो इसी प्रकार से है। जो ब्राह्मण थे इनको सबसे उच्च माना जाता था, और जो शूद्र थे इनको सबसे निम्न माना जाता था। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ये पूछा गया है कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का कार्य क्या था? इनका काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। ध्यान रखेंगे कि जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। अभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछा गया है कि जो पशुपालन है और जो खेती है, ये किसके कार्य थे? खेती, पशुपालन और व्यापार ये वैश्यों के काम थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। और जो ये शूद्र थे, इन शूद्रों का सिर्फ एक ही काम था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इन सभी की सेवा करनी थी। किनको? शूद्रों को। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसका शीर्षक है चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं। पूछा जा सकता है कि जो चित्रित धूसर पात्र हैं इसमें किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं? थालियां, कटोरियां। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये काफी पतले हैं और सुंदर हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा नहीं होकर जनपदों के राजा माने जाने लगी। अब जो यज्ञ करने वाले राजा थे, अब वे सिर्फ जन के राजा नहीं होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। और जो जनपद है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में प्रश्न संख्या 45 में दिखाए गए हैं। देखिए, हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं कि हम आपको बहुत सारे अतिरिक्त तथ्य बता सकते हैं, लेकिन वो सीटेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब सीटेट की परीक्षा में वो बिंदु, वो तथ्य पूछे ही नहीं जाते हैं तो उनकी चर्चा करने ना कोई प्रासंगिकता की बात नहीं है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही बता रहे हैं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप कम पढ़ के भी अच्छे अंक ला सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक मानचित्र दिया है। ये मानचित्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्या है आपके, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए, इसका शीर्षक है महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। इसमें जो आपकी परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मगध। ये कई बार पूछा गया है कि जो मगध है, ये मगध वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये बिहार वाले क्षेत्र में स्थित था। वैसे ही आपका जो अंग है, मगध, अंग और जो ये वज्जी है, ये तीनों कहाँ स्थित थे आपके? वर्तमान जो बिहार है उस क्षेत्र में स्थित थे। जो अंग की, मगध की जो राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र से पहले मगध की जो राजधानी क्या थी? राजगृह। और जो वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। और वज्जी भी क्या है? महाजनपद है। उसी प्रकार आपका पुरु, अवंती, कौशाम्बी, ठीक है, पांचाल, ये सभी क्या थे? ये सभी
महत्वपूर्ण महाजनपद थे। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए मगध और वज्जी। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। मगध और जो वज्जी हैं ये दोनों कहां स्थित हैं? आपके बिहार में स्थित हैं। और फिर आपकी कुरु है, अवंती है, कौशाम्बी है, ये महत्वपूर्ण है। इधर आपके गांधार है, ये गांधार भी देख लीजिए आप, यहाँ पर गांधार है। और जो गांधार की जो राजधानी क्या थी वो तक्षशिला थी। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और ईटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। अब देखिए, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। देखिए, जो अतरंजी खेड़ा है ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले थे और ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के एटा के पास स्थित है। इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। हमने आपको बताया था कि जो धूसर चित्रित पात्र थे, जो बर्तन थे, उनकी विशेषता क्या थी? वो काफी पतले होते थे और काफी सुंदर होते थे। कुछ लाल रंग के भी होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अब ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो चित्रित धूसर पात्र हैं उन पर किस प्रकार की चित्रकारी की गई है। तो जो ये चित्रकारी है ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में की गई है। देखिए, अगली मेन हेडिंग है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो महाजनपद है, महाजनपदों की एक विशेषता क्या थी कि अधिकतर महाजनपदों की क्या थी? एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और जो कई महाजनपद थे उन महाजनपदों की जो राजधानियां थी उनमें किलेबंदी की गई थी, मतलब उनको उनके चारों ओर दीवारी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। और जो ये महाजनपद हैं इनमें से आपको मैंने बताया था कि दो महाजनपद आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, आपका मगध, वज्जी। और वैसे करें तो आपका जो कुरु है, अवंती है, अंग है, गांधार है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको मगध और वज्जी विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। अब देखिए, जो ये किले थे, जो राजधानियां थी, इनका निर्माण क्यों किया गया? इनका निर्माण इसलिए किया गया होगा कि जो राजा थे, राजाओं को अन्य राजाओं से क्या था? डर था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। अब कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने अपनी जो राजधानी थी उस राजधानी के चारों तरफ विशाल, ऊंची-ऊंची क्या करें? प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर दी। इससे वो अपनी समृद्धि और प्रतिष्ठा को लोगों को दिखाना चाहते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। अब जब पूरी राजधानी की किलेबंदी कर जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो लोगों पर नियंत्रण करना था वो आसान हो जाएगा। इस तरह की विशाल दीवारी बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। अब देखिए, यदि आपको पूरी राजधानी की किलेबंदी करनी है तो उसके लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होगी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। अब यहाँ से जो राजा थे, राजाओं की अपनी क्या हो गई? स्थायी सेना हो गई। ये परीक्षा में पूछा जाएगा। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जिनका चित्र प्रश्न संख्या 77 पर दिखाया गया है, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद काल से ही जो राजा थी, राजाओं की स्थायी सेना थी और उस स्थायी सेना को क्या किया जाता था? उनको नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था।
देखिए मेन हेडिंग है कर, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ये परीक्षा में पूछा गया है कि जो महाजनपद के राजा थे, क्या वो नियमित कर लगाते थे, वसूल करते थे? तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी पूछा गया है कि जो महाजनपद के राजा थे, वो किन-किन लोगों से टैक्स वसूल करते थे? इसमें आपको 5 प्रकार के लोगों को ध्यान रखना है, जिनसे टैक्स वसूल किया जाता था। इसमें कौन-कौन से हैं? फसलों पर लगाए गए कर। अब देखिए जितने भी लोग कृषि करते थे, जो कृषक थे, कृषकों पर भी टैक्स लगाए जाते थे। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, जितने भी कारीगर थे, शिल्पकार थे, उन सभी पर टैक्स लगाए जाते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। अब जो पशुपालक थे, पशुपालकों को जो टैक्स देना होता था, उनके जानवरों या फिर जो उनके जानवरों से उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनके रूप में कर देना होता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। जितने भी लोग व्यापारी थे, सभी को टैक्स पे करना होता था। आखेटकों का मतलब क्या होता है? शिकारी। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब ये भी पूछा गया है कि जो महाजनपद के राजा थे, क्या वो आखेटकों तथा संग्राहकों पर भी टैक्स लगाते थे? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें टैक्स के रूप में जो जंगल से वस्तुएं प्राप्त करते थे, वो वस्तुएं ही राजाओं को देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। ये कौन से दो बड़े परिवर्तन है? याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब देखिए जो हल के फाल होते हैं, वो किसके बनने लगे थे? वो लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब देखिए जो कृषि का क्षेत्र क्या हो जाएगा? कृषि का क्षेत्र बढ़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ लकड़ी से उन जो लकड़ी के फाल से जो हल बने थे, उनसे सिर्फ उन्हीं खेतों की जुताई हो सकती थी जहाँ की मिट्टी कैसी थी? नरम थी। लेकिन जो लोहे के फाल से जो कठोर मिट्टी है, उस मिट्टी को भी क्या किया जा सकता था? उसको आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। ये महत्वपूर्ण है कि जो धान की खेती है, धान की खेती की जो रोपण विधि है, इसकी शुरुआत भारत में हुई थी और यहाँ से 2500 साल पहले शुरू हो गया था। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। अब ये क्या है? कृषि में परिवर्तन है। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? अब देखिए जो कृषक हैं, जो कृषि करते हैं, यदि उनका उत्पादन ज्यादा होगा, फसल अच्छी होगी, तो जो राजा को क्या करेंगे? वो राजा को भी अच्छे टैक्स, ज्यादा टैक्स देंगे। उस टैक्स से क्या होगा? राजा उससे सार्वजनिक कार्य करा सकता है और अपनी सेना को वेतन दे सकता है समय पर। सूक्ष्म निरीक्षण। हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो मगध महाजनपद है, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। मानचित्र 45 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो मगध है, मगध से कौन कौन सी नदियां बहती थी? तो ये पूछा गया है। जो मगध से आपकी गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी। जो मगध है, मगध गंगा के दक्षिण में स्थित है। और जो ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे मगध एक शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदान है। अब देखिए जिस क्षेत्र में लोहे की खदानें होंगी, तो उससे क्या होगा? उससे मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। ये परीक्षा में पूछा गया है कि मगध के जो आरंभिक जो सबसे शक्तिशाली शासक थे, कौन कौन से थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। अब आपको ध्यान रखना है, जो मगध जनपद है, मगध जनपद के 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। और इन्होंने जो मगध राज्य है, उस मगध राज्य का जो क्षेत्र है, वो कहां तक फैला दिया था? उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो आपको ध्यान रखना है।
की जो मगध है, मगध की जो आरंभिक राजधानी वो क्या थी? राजगृह थी। राजगृह पूछा गया है। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना को राजधानी बनाया गया। मगध की जो शुरुआती की जो आरंभिक राजधानी थी कुछ वर्षों के लिए क्या थी? राजगृह, जिसे राजगीर भी कहते हैं। और बाद में जो मगध की राजधानी बनी, क्या बनी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का जो वर्तमान का नाम क्या है? पटना, जो कि आज भी बिहार की राजधानी है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अभी पूछा जाएगा कि जो सिकंदर है, सिकंदर किस देश का था? मैसिडोनिया का। पूरी तरह सफल नहीं होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ये पूछा जाएगा कि जो सिकंदर था, जो कि मैसिडोनिया का राजा था, वो किस नदी के किनारे तक पहुंच गया था? तो वो व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसके सिपाही जानते थे कि जो मगध के राजा है, मगध के राजा की जो सेना है वो क्या है? वो काफी शक्तिशाली है। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? देखिए, जो ऋग्वैदिक कालीन जो सेना थी वो स्थायी सेना नहीं थी। उसमें एक कबीले प्रकार की सेना थी जो एक सरदार के नियंत्रण में रहती थी। लेकिन जो महाजनपद के राजा थे, इनकी क्या थी? इनकी अपनी स्थायी सेना थी। इस सेना को क्या करते थे? इस सेना को वो नियमित रूप पर वेतन दिया करते थे। वज्जी, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि दो महाजनपद आपके लिए विशेष रूप से प्रमुख हैं, वज्जी और मगध, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। आपको ध्यान रखना है कि जो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो क्या थी? वो थी आपकी राजगृह। और फिर बाद में मगध की राजधानी किसको बनाया गया? पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहते हैं। वैसे ही जो आपका वज्जी है, वज्जी की जो राजधानी क्या थी? वैशाली, और कहाँ स्थित है? बिहार में। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये जो गण या संघ है, इसमें राजाओं का एक समूह होता था। इसमें कई व्यक्ति होते थे और सभी व्यक्तियों को राजा कहा जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों का एक साथ संपन्न करते थे। जो विभिन्न अनुष्ठान होते थे, ये सभी व्यक्ति अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अभी पूछ सकता है कि जो वज्जी की जो संघ हुआ करती थी, जो सभा होती थी, क्या उसमें स्त्री, दास या कामगारों को भाग लेने की अनुमति थी? तो उनको भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यह परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, हमने आपको बार बार बताया है कि एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स दिए गए हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से दिया गया है। अब देखिए, जो दीघ निकाय क्या है? दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। पूछा जा सकता है कि जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में दिया गया है? तो आप बताएंगे दीघ निकाय में। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। पूछा जा सकता है कि जो दीघ निकाय है इसे कब लिखा गया था? 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी संघ, देखिए, अजात शत्रु कहें या फिर अजात शत्रु, एक ही व्यक्ति का नाम है। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो अजात शत्रु था वह अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को, ये पूछा जा सकता है कि जो वस्त्रकार है, ये वस्त्रकार किसका मंत्री था? ये अजात शत्रु का मंत्री था। अजात शत्रु ने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। देखिए, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। देखिए, पारंपरिक नियमों का मतलब क्या है? कि जो उनकी पुराने समय की जो परंपरा है उनको वो पालन करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे।
शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक जो वज्जीवासी हैं, वज्जीवासी क्या करते रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे, तब तक उनको जीता नहीं जा सकता, तब तक उन पर आक्रमण करना आपके लिए उचित नहीं है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। देखिए जो वज्जी संघ था, इस संघ को कई राजा महाराजा जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। पूछा जा सकता है कि जो वज्जी संघ था या गण था, उस पर किन राजाओं ने विजय प्राप्त कर ली, तो बताएंगे गुप्त शासकों ने अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। तो इस प्रकार जो आपका चैप्टर 5 था कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि आप वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक सीटेट के जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्दी हम चैप्टर वाइज उनके सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।